नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल थ्री गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे और यह शॉर्ट वीडियो उन लाखों विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनका 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वह एग्ज़ाम पुनः 5 मार्च को होने जा रहा है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मेन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्नों को मैं चुन कर लाया हूं, जो मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रश्न है दोस्तों कि log√7 बाई log7 का मान क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, log√7 है बाई log7 है और इसका हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों log और रूट जब हटाएंगे दोस्तों 7 पर से जब रूट का साइन हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये रूट जो 7 है, ठीक है, तो 7 मैंने लिख लिया, रूट हटा दिया। जब रूट हटाएंगे तो इसका पावर क्या दे देंगे 1/2। यहां तक क्लियर। बाई log7 है नीचे इक्वल टू, अब दोस्तों देखिए कि log7 का पावर क्या है 1/2 है, तो ये पावर जो 1/2 है दोस्तों यह आ जाएगा यहां, यानी यह हो जाएगा 1/2 log7 बाई log7। अब दोस्तों log7 से log7 कट गया तो बच गया आपका 1/2, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही चुन कर प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम एकदम विद्यार्थी की भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी गणित में कमजोर हैं वो भी आसानी से इसे समझ सके, सीख सके। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान दे देता है। यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपए खर्च किए तो उसका वेतन कितना है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति 100% अपना कमाएगा, ठीक है, यानी 100%, यानी कोई भी वैल्यू जो होता है मूल वैल्यू वो 100% होता है। ये बात आप भी समझते होंगे, और उसी 100% में से ही वह खर्च करेगा या बचाएगा। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, तो भाई मेरे 30% वह भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान दे देता है। इस प्रकार दोस्तों वह टोटल कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो 33% खर्च करता है। ठीक है, 33% खर्च करता है। और यहां प्रश्न में दोस्तों यह दिया हुआ है, यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपए खर्च किया है, यानी दोस्तों यही 33% जो खर्च करता है इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना 231, आप देख सकते हैं यहां। और यही 33% का वैल्यू है 231, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 231/33, जो कि 7 बार में यह पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। अब 1% का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 7, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, वही मेरा वेतन होगा। तो 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू जो हो जाएगा 7 गुने 100, यानी दोस्तों 700 रुपया उस व्यक्ति का वेतन होगा। देखेंगे कि ऑप्शन में 700 कहां है, जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को 36 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि क्रय मूल्य हमें यहां पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 20% की हानि होती है, तो यहां हमें सिर्फ प्रतिशत से मतलब है 20%, और 20% का मतलब क्या होता है 20/100। ये और 5 बार में ये कट गया, ठीक है, यह हो गया 1/5। हानि हुआ है तो हम क्या करेंगे 5 में से 1 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। ऊपर वाला आपका विक्रय मूल्य हुआ, यानी सेलिंग प्राइस हुआ, और नीचे वाला क्रय मूल्य ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस। क्लियर। तो यहां प्रश्न में दोस्तों देखिए 36 रुपए में बेचने से, यानी 36 रुपया क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो 4 में कितना से गुना करेंगे 36 आएगा 9 से, तो 36 आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहां 9 से गुना किए हैं तो हम विक्रय मूल्य 36 रुपया जो प्रश्न में था वो निकाल लिए हम। तो नीचे भी हम दोस्तों 9 से गुना कर लेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 5 में 9 से गुना करेंगे 45, और यही 45 रुपया दोस्तों क्रय मूल्य हुआ। देख लेंगे ऑप्शन में 45 रुपया कहां है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि 40 व्यक्ति 60 केजी चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में हम एक बात बताए थे आपको, आप देखे जरूर होंगे अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं तो। MDH समझिएगा दोस्तों, MDH मेन, एम मतलब मेन हो गया यानी व्यक्ति आदमी, डे दिन, H आवर घंटा। ये हमेशा दोस्तों मल्टीप्लाई में एक साथ होगा। और इसके अलावा जो भी कुछ होगा कि इतना आदमी 5 घंटे काम करके 10 केजी चावल खाता है तो चावल नीचे आ जाएगा। 5 लाख रुपया कमाता है तो 5 लाख रुपया नीचे आ जाएगा। यानी पैसा, चावल, केजी, कुछ भी, सब जो भी MDH के अलावा होगा वह सब आपका नीचे रहेगा। समझिएगा ध्यान से दोस्तों। तो इस प्रश्न में दोस्तों देखिए, यदि 40 व्यक्ति 60 केजी चावल का उपयोग 15 दिन करते हैं, यानी दोस्तों यहां 40 व्यक्ति यानी मेन कितना है 40 मल्टीप्लाई 60 केजी चावल का उपयोग, तो 60 केजी हमें नीचे आ जाएगा। 15 दिन करते हैं यानी डे है तो डे आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है, और 60 केजी यानी ये आपका नीचे हो जाएगा। यानी 40 व्यक्ति 15 दिन तक ले 60 केजी चावल का उपयोग करते हैं। क्लियर है। फिर दोस्तों आगे है, तो 30 व्यक्ति, तो व्यक्ति कितना हो गया, व्यक्ति हो गया 30, ठीक है। 12 केजी चावल, तो चावल तो नीचे चला जाएगा। उपयोग कितने दिन में करेंगे, तो यहां दिन तो नहीं पता है तो यहां हम दिन को डी मान लिए यानी डे। 12 केजी है चावल तो 12 किलो नीचे लिख दिए। 12 से 60 5 बार में कट जाएगा, है कि नहीं, और ये कट जाएगा 5 तिहाई 15 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 10 बार में 10 तिहाई 30, और ये कट जाएगा आपका 10 चौका 40 यानी 4 बार में। यानी डे जो निकल कर आया दोस्तों 4 दिन, ठीक है। तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल का उपयोग 4 दिन तक करेंगे। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका 4 दिन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना है, 6:8। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि पहला जो प्राकृतिक संख्या है वह क्या है 6x है, तथा दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या है 8x है। क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 6:8, तो हम मान लिए क्या कि पहला प्राकृतिक संख्या क्या है 6x तथा दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या है 8x। कहता है दोस्तों कि और उनका गुणनफल 768 है। यानी दोस्तों इसी दोनों का जो गुणनफल है वह है 768 है। क्लियर। अब दोनों को हम गुना कर लेंगे, 8 में 6 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 48, और x में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 768। अब दोस्तों x² इक्वल टू हो जाएगा 768, और यह 48 आपका नीचे आ जाएगा। ये काटेंगे इसको तो 48 768 में 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 एक बार में, हाँ यानी 16 बार में दोस्तों ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। 768 में 48 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में यह कट जाएगा। अब दोस्तों ये 16 बार में कट गया, यानी x² का वैल्यू कितना निकल कर आया 16 आया। और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। यानी x का जो वैल्यू निकल कर आया वो क्या आया 4 आया। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या था, एगो 6x था एगो 8x था, तो इसमें से छोटी संख्या कौन है 6x ही है ना। तो इसी 6x का वैल्यू हमें बता देना है, तो 6x, ठीक है। तो 6 और x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं कितना 4 निकाले हैं, 4 6 में 4 से गुना कर लेंगे यह हो जाएगा 24। यानी दोस्तों सबसे जो छोटी संख्या इसमें होगा वह होगा 24, जो कि ऑप्शन डी में है। यही आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा।
शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार का जो वर्तमान आयु है 9:10 है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि शिव कुमार का जो वर्तमान आयु है वह है 9x तथा दिलीप कुमार का वर्तमान आयु है उसको हम मान लेते हैं 10x। क्यों? क्योंकि शिव कुमार और दिलीप कुमार का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:10 है। तो हम मान लेंगे कि शिव कुमार का वर्तमान आयु है 9x तथा दिलीप कुमार का वर्तमान आयु है 10x। ठीक है दोस्तों यहां तक। अब दोस्तों आगे प्रश्न में कह रहा है कि 11 वर्ष बाद यह अनुपात, तो 11 वर्ष बाद, तो भाई प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु अभी 9x है, तो 11 साल के बाद क्या हो जाएगा, यानी 11 साल हम जोड़ देंगे। और नीचे भी दोस्तों यानी कि दिलीप कुमार के उम्र जो है वर्तमान आयु 10x, इसमें भी 11 साल हम जोड़ देंगे। तो 11 साल बाद का जो आयु का जो अनुपात है वह दिया हुआ है 10:11 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे। तो 10x प्लस 11 का गुना हम 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा 100x प्लस x 11 में 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 110। फिर 11 में हम दोस्तों 9x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 9 से करेंगे तो यह हो जाएगा 99x प्लस 11 में 11 से करेंगे तो यह हो जाएगा 121। x को एक तरफ कर लेते हैं तो ये 100x है, उधर है 99x, इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -99x इक्वल टू 121। ये 110 उधर जाएगा तो -110 हो गया। 100x में से 99x को घटा देंगे तो सीधे एगो x निकल कर आएगा और 121 में से 110 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 11, यानी x का वैल्यू हम निकाल लिए कितना 11। अब दोस्तों हमसे जो पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु बताइए किसका, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु बताइए। तो भाई मेरे शिव कुमार का हम वर्तमान आयु को क्या माने थे 9x, तो 9x मैंने लिख लिया। 9 और x का वैल्यू है 11, तो जस्ट निकालें x का वैल्यू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो गया 99, यानी शिव कुमार का वर्तमान आयु हो गया 99 वर्ष। दिलीप कुमार के वर्तमान आयु को हम क्या माने थे 10x माने थे। ठीक है, तो 10 और x का वैल्यू कितना है 11, तो 11 में 10 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 110, यानी दिलीप कुमार हो गए 110 साल के और शिव कुमार हो गए 99 साल के। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों हम एकदम विद्यार्थी की भाषा में हम आपको बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी स्पेशल गणित हम आपको बताते चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जो खास है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं चुन चुन कर। तब तक दोस्तों इसी प्रकार की तैयारी कीजिए बेहतरीन ढंग से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है दोस्तों 2000 रुपया का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं। हमेशा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज वाली जब भी बात है आपको प्रतिशत से मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है, प्रतिशत, परसेंटेज से मतलब है। तो यहां परसेंटेज कितना दे रखा है 10%, तो यहां आप 10% लिख लीजिए। 10% का मतलब होता है 1/10। समझते हैं कि नहीं 10% का मतलब 1/10 कैसे हुआ, नहीं समझते तो समझ लीजिए। ये 10 और प्रतिशत का मतलब क्या, बाटा में 100 होता है, यानी 10% का मतलब 10/100, ये कट गया आपका 10 बार में, यानी यह हो गया 1/10। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आप समझते भी होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कभी घटता नहीं है। कोई भी ब्याज पर आप पैसा लेंगे तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसे आप ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, यह हो जाएगा आपका 11/10 हो गया। क्लियर है यहां तक। अब दोस्तों देखिए आगे कह रहा है प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का, कितने वर्ष का बात है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का बात है दोस्तों, तो इसका पावर आप 3 दे दीजिए। अगर 2 वर्ष का बात रहेगा तो पावर 2 आपको देना है। ठीक है, अब 11 का पावर 3 यानी 11 गुने 11 गुने 11, यह होता है 1331 होता है। कितना होता है 1331। और 10 का पावर 3 यानी 10 गुने 10 गुने 10, जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा। एक बात दोस्तों और भी आप यहां समझ लीजिए, अगर अमाउंट पूछता तो ऊपर वाला हमेशा अमाउंट होता है यानी मिश्रधन होता है, और नीचे वाला मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में देखिए कि मेरा मूलधन दे रखा है कि नहीं 2000 रुपया का, यानी मूलधन कितना है 2000,
अब यहां प्रश्न में जो हम बनाए हैं तो 1000 प्रिंसिपल मूलधन आ रहा है, तो 1000 से हमें 2000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 2000। यानी दोस्तों यहां हम 2 से गुना किए तो 2000 आया। ठीक है। और दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, यहां अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों का अंतर ही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कोई भी ब्याज जो होता है अमाउंट का और मूलधन का, ठीक है, यानी मिश्रधन और मूलधन दोनों का अंतर ही ब्याज होता है। तो 1331 और 1000 में कितना का अंतर होगा भाई, अंतर 331 का ही ना होगा, 331 का होगा। लेकिन यहां हम 1000 से गुना, 1000 में 2 से गुना किए हैं, तब मेरा जो प्रश्न वाला जो मूलधन है 2000 वह निकल कर आया है। तो जो यहां हम अंतर निकाल कर लाए हैं 331, जो मेरा कि चक्रवृद्धि ब्याज है, यहां भी दोस्तों 331 में भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 6 6, यानी 662 रुपया। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोस्तों साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, बहुत आसानी से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को या साधारण ब्याज के प्रश्न को जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर बीएसएस सीजीएल की तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अब कम समय बच गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।